दिवासी हेयर ऑयल लाइक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज को बुला रहे हैं। सेलिब्रिटीज क्या है, मे बी दे आर नॉट यूजिंग इट, दे आर रिकमेंडिंग यू। एक 2-3 एड्स देखे, बाल बिल्कुल भी नहीं है, अप्लाइंग दिस ऑयल एंड विद इन 1 मंथ आपके बाल आ गए, तो वो पॉसिबल नहीं है। कई बार जैसे हम घर का पानी यूज करते हैं तो बोर वाटर जिसको हम कहते हैं, तो वो भी एक रीजन होता है। या कई बार हम जिम एक्सेसिव जिम करने से भी कई बार लोग बोलते हैं कि हेयर लॉस होता है। क्या ये मिथ है कि ये फैक्ट है? एक तरीके से फैक्ट है अगर मैं जिमिंग की बात करूँ तो, और अगर मैं बोर वाटर की बात करूँ तो वो भी एक तरीके का फैक्ट है। कई सेलिब्रिटीज के जैसे आप देखते हैं कि डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं ड्यू टू लिप फिलर्स और ड्यू टू एनी ऑफ द सर्जरी, दैट इज बिकॉज़ ऑफ द रॉन्ग इंजेक्टिंग ऑफ फिलर्स। तो काफी सारे सेलिब्रिटीज जो आप देखोगे जिनका फेस बहुत छुआ है, दैट इज बिकॉज़ ऑफ द एक्सेसिव फिलर्स। बोटॉक्स ट्रीटमेंट से ये कैंसर जनरेट होता है, ऐसा मैंने सुना है। इट्स डेफिनेटली अ मिथ। कई कॉस्मेटिक ब्रांड्स है हेयर विक का काफी यूजेस दिखाते हैं, तो वो अच्छा है? ही मेरे पास 3 ऐसे केसेस आए, काफी टाइम से विग वेयर कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनको काफी ज्यादा फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मितुल, वेलकम टू आवर शो। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो फेमस कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर शना अली, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ CITC, जिन्होंने 10,000 प्लस सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट किए हैं। साथ ही उन्हें 10 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है। आज हम उनसे जानेंगे हेयर लॉसेस क्यों होते हैं इतने ज्यादा, खासकर मेट्रो सिटीज में या टायर 1 सिटीज में। आइए डिटेल में जानते हैं। हेलो मैम, वेलकम टू आवर शो। हेलो मितुल, वेलकम गाइस। हाउ आर यू मैम? आई एम फाइन, डेफिनेटली फाइन, अभी तो काफी बेटर हूँ। ओके मैम, आजकल हेयर फॉल के इश्यूज ज्यादा आते हैं, तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि लाइक हेयर फॉल क्यों हो रहे हैं या इतने क्यों बढ़ गए? अगर कंपैरेटिवली हम बात करें पहले के कंपैरिजन और अभी के कंपैरिजन, तो डेफिनेटली हेयर लॉस इश्यूज काफी ज्यादा हो गए। यंग एज में हम हेयर फॉल काफी ज्यादा देख रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि मेल्स के बीच हेयर फॉल काफी ज्यादा कॉमन था। आप देखे होंगे कि जनरली मेल पैटर्न बाल्डनेस होता था, बट अब हम फीमेल पैटर्न बाल्डनेस भी देख रहे हैं। काफी सारी फीमेल्स भी हैं जिनमें हेयर लॉस हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है अभी के एनवायरमेंट पे, अभी के जो फूड हैबिट्स हैं हमारे, काफी ज्यादा पैकेज्ड फूड है। अभी का जो एनवायरमेंट है इसकी वजह से स्ट्रेस हार्मोन भी काफी ज्यादा इंक्रीज्ड है, जिसको हम कॉर्टिसोल हार्मोन भी बोलते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन के भी वजह से हेयर लॉस हो रहा है। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो इम्पैक्ट कर रही हैं। एंड डेफिनेटली पहले यंग एज में इतना हेयर लॉस नहीं होता था, बट अभी अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं 21-22 ईयर्स ओल्ड के पेशेंट है जिनको काफी ज्यादा हेयर लॉस प्रेजेंट है, फुल हेड बाल्डनेस है। एंड अभी जो हम डेली बेसिस पे सर्जरीज कर रहे हैं, अगर मैं एज की बात करूं तो 21 एज से लेके 50 एज के जो पेशेंट्स हैं जिनके हम सर्जरीज कर रहे हैं वो ज्यादा इंक्रीज हो गए, स्पेशली यंगर पेशेंट्स और ज्यादा कंपैरेटिवली इंक्रीज हुए हैं। ओके, तो मैम ये स्लीपिंग पैटर्न्स या ईटिंग हैबिट्स भी एक रीजन है? स्लीपिंग पैटर्न डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमारा जो बेसिक स्लीप साइकिल रहता है, जो सर्कैडियन साइकिल रहता है, वो नाइट 11 o'clock पे स्टार्ट होना चाहिए एंड मॉर्निंग 6 o'clock पे कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि हमारे बॉडी का जो नेचुरल सर्कैडियन साइकिल है वो इसी हिसाब से रेडी हुआ है कि जैसे ही सनसेट हो उसके बाद आपको सोना है। बट अभी अगर आप देखोगे कि अगर आप 2 और 3 o'clock के टाइम पे सो रहे हैं, आपका स्लीप साइकिल इम्पैक्टेड है, तो उसकी वजह से भी आपका स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से भी हेयर लॉस इंक्रीज होता है। डोपामिन रिलीज बॉडी में काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। डोपामिन बेसिकली एक हैप्पीनेस हार्मोन है, अगर आपको नहीं पता हो तो, जो आपको खुश रखने में हेल्प करता है। लेकिन अगर आप काफी देर तक जाग रहे हैं तो आपका स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा रहता है एंड डेफिनेटली जो डोपामिन है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। तो इसकी वजह से भी हेयर लॉस भी हो रहा है एंड काफी सारे अदर डिसीजेस भी हो रहे हैं। मतलब नॉट ओनली हेयर लॉस, अगर आप देखोगे तो अदर डिसीजेस भी पहले से ज्यादा इंपैक्ट में इंक्रीज हो गए। जैसे अगर हम कैंसर की बात करें तो डेफिनेटली वो भी इंक्रीज हुआ है। तो मोबाइल यूजेस ज्यादा जो करते हैं उसमें भी बोलते हैं कि डोपामिन ये आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक बोला है। बेसिकली जो अभी हम मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल में एक तरीके की ब्लू लाइट रेज निकलती है, तो वो जनरली इम्पैक्ट करती है आपके स्लीप साइकिल को, वो जनरली इम्पैक्ट करती है आपके हाइपोथैलेमस को, वो जनरली इम्पैक्ट करती है आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। जब हम बहुत देर तक मोबाइल देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको नींद काफी टाइम तक नहीं आएगी, क्योंकि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम
एक्टिवेट हो जाता है वो लाइट को देख के, और उसके वजह से आपका स्लीप साइकिल इम्पैक्ट होता है। एंड देन अगेन स्लीप साइकिल इम्पैक्ट होता है तो आपकी जो अदर हार्मोनल बैलेंस है वो भी काफी इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हेयर लॉस और अदर कंसर्न्स आ रहे हैं। एंड आईज में ड्राइनेस आ जाती है, दिस इज वन ऑफ द यस, ड्राइनेस ऑफ द आईज भी एक कंसर्न है, और आप देखोगे तो आई साइट भी इम्पैक्ट हो रहा है। काफी सारे अभी केसेस आए हैं, काफी सारे लोगों ने इस पर रिसर्च की है कि कंपैरेटिवली पहले आप देखें तो बच्चों को इतने जल्दी स्पेक्स नहीं लगते थे जितने जल्दी अभी लग गए हैं। मतलब 6 इयर्स के हैं, 7 इयर्स के, एंड दे आर वेयरिंग सच मतलब हेवी लेंसेज, राइट, ग्लासेस। तो डेफिनेटली वो भी एक कंसर्न है। यस, तो मैम अभी वापस टॉपिक पे आते हैं कि हम लोग देख पा रहे हैं कि काफी केसेस में जैसे मेल फीमेल में, तो कौन से मेल में लाइक मेल पेशेंट ज्यादा होते हैं कि फीमेल पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट की बात करूं? अगर हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें तो डेफिनेटली मेल पेशेंट ज्यादा है, क्योंकि मेल पैटर्न बाल्डनेस काफी एक नोन थिंग है। क्योंकि मेल्स में आप देखोगे तो 90% मेल्स बाल्ड है, क्योंकि मेल्स में जेनेटिकली प्रीडोमिनेंस होती है डीएचटी, दैट इज डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो मेल्स के फोरहेड टू द क्राउन एरिया के बाल्डनेस के लिए बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप देखें तो मेल्स का फोरहेड टू द क्राउन एरिया ही बाल्ड होता है, वो 60s के 70s के हो जाते हैं, बट साइड के हेयर्स मेंटेन रहते हैं, क्योंकि इन हेयर्स पे डीएचटी रिसेप्टर्स नहीं है। तो जब आपकी बॉडी का डीएचटी इंक्रीज हो जाता है तो डेफिनेटली आपको बाल्डनेस स्टार्ट होती है। डीएचटी इंक्रीज होने के काफी सारे रीजंस है। फर्स्ट रीजन जेनेटिक होता है। अगर आपकी फैमिली में किसी को डीएचटी ज्यादा है या मेल पैटर्न बाल्डनेस का कंसर्न है, मतलब कि लेम लैंग्वेज में बोलूं तो आपके फैमिली में अगर किसी को गंजापन का कंसर्न है तो डेफिनेटली आपको वो कंसर्न आ सकता है। तो अभी जो हम केसेस कर रहे हैं उसमें मेल्स के केसेस ज्यादा है, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि फीमेल्स के केसेस नहीं है। फीमेल्स के भी केसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं कंपैरेटिवली। अभी अगर हम वीक में मान लीजिए अगर हम 20 केसेस मेल्स के कर रहे हैं 1 वीक में, तो उसमें से 2 केसेस फीमेल ट्रांसप्लांट के रहते ही हैं, जिसमें हेयरलाइन ट्रांसप्लांट रहता है। जनरली फीमेल्स का मिड एरिया, यानी जहां से वो मार्जिन का पार्टीशन लेती हैं, वहां से विजिबल बाल्डनेस होना स्टार्ट होता है। अगर हम हेड को कवर रखते हैं तो वहां पे भी आप देखोगे कि स्वेटिंग के कंसर्न की वजह से विजिबल बाल्डनेस दिखती है। तो ट्रांसप्लांट के केसेस दोनों में ही है। बट मेरा मैम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछना चाहता हूँ कि हम डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट पे जाते हैं कि हम प्री स्टेजेस भी होते हैं कि नहीं, मान लीजिए मैं यूजर हूँ, मुझे जरूरत है, तो मैं डायरेक्टली आप रेकमेंड करते हैं ट्रांसप्लांट को कि नहीं पहले हम प्री स्टेजेस में अगर क्योर कर सकते हैं एंड देन विल गो टू दैट फाइनल स्टेज इफ इट इज नॉट क्योर्ड? यस, डेफिनेटली हम डायरेक्टली किसी भी चीज के लिए नहीं जाते हैं। मेडिकल में काफी सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो फर्स्ट स्टेप होता है जब आपको हेयर फॉल दिख रहा है, जब आपका हेयर फॉल एक्सीड हो गया है, हेयर थिनिंग ज्यादा दिख रही है, बाल पतले हो गए और सिर्फ गैपिंग आई है बट टोटल बाल्डनेस नहीं है, तो ऐसे केसेस में डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेडिकेशंस रिकमेंड करते हैं। अगर पेशेंट काफी यंग है तो डायरेक्टली मैं उनको थेरेपीज भी नहीं रिकमेंड करती, क्योंकि इंजेक्टेबल से लोग काफी ज्यादा डरते हैं इंजेक्शंस के नाम से, कि अगर डायरेक्टली कोई पेशेंट मेरे पास आया और मैं डायरेक्टली उनको बोल दूं कि सर आप पीआरपी लीजिए या जीएफसी लीजिए, तो काफी ज्यादा वरीड हो जाते हैं कि हेड पे इंजेक्शंस लगेंगे। तो डेफिनेटली जो फर्स्ट प्रोटोकॉल होता है वो मेडिसिन का होता है कि आपके वाइटल्स चेक किए जाते हैं, आपको ब्लड टेस्ट के लिए बोला जाता है, विटामिन D3, फॉलिक एसिड, सीरम आयरन, जो भी आपके ब्लड टेस्ट में कमी आती है उस अकॉर्डिंग हम आपको मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, हेयर सीरम रिकमेंड करते हैं, आपका रूटीन और डाइट चेंजेस के लिए बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट अगर आप कुछ ऐसे सिवियर केसेस हमारे पास आ रहे हैं जिसमें विजिबल बाल्डनेस ज्यादा है तो डेफिनेटली उनको हम थेरेपीज के लिए बोलते हैं, जैसे पीआरपी थेरेपी, जीएफसी थेरेपी, मीजोथेरेपी, स्टेम सेल थेरेपी, काफी सारी थेरेपीज है। द लास्ट स्टेज इज ट्रांसप्लांट। अगर कोई एरिया रूटलेस हो चुका है, फुल हेड बाल्डनेस हो चुका है, बेसिकली क्लियर स्किन आपको दिख रही है, अब कोई चांसेस नहीं है वहां पे रूट्स आने के, तो डेफिनेटली लास्ट में फिर हम उनको ट्रांसप्लांट रिकमेंड करते हैं। ओके, नहीं मैम ये वैलिड पॉइंट है, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि हर बार मुझे ट्रांसप्लांट पे ही जाना होगा। एग्जैक्टली काफी सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं, राइट मितुल, जो बोलते हैं कि डॉक्टर मतलब थोड़ा सा हेयर लॉस हुआ और वो पूछते हैं कि डॉक्टर मुझे ट्रांसप्लांट लगेगा क्या? तो आई डेफिनेटली रिकमेंड देम कि नहीं सर, अभी आपके रूट्स हैं तो आपको ट्रांसप्लांट नहीं लगेगा, क्योंकि बेसिकली अगर एरिया रूटलेस हो चुका है तब आपको ट्रांसप्लांट लगेगा। तो ये काफी एक बड़ा मिथ है। तो मैम ये पेनलेस होता है कि पेनफुल होता है ट्रीटमेंट? डेफिनेटली हम इसको पेनलेस ट्रीटमेंट ही बोलते हैं, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया के अंडर की जा रही है, तो आपको थ्रू आउट द सर्जरी पेन नहीं फील होता है, जस्ट माइल्ड हेवी हेडेडनेस रहता है आफ्टर सर्जरी, जस्ट दैट। ओके,
एंड लाइक कपल ऑफ मंथ्स के लिए उनको प्रिकॉशंस रखने होते हैं? कपल ऑफ मंथ्स भी बोल सकते हैं आप, 12 डेज भी बोल सकते हैं। बेसिकली जो स्टार्टिंग के 12 डेज होते हैं उसमें हम हेड वॉश करने के लिए मना करते हैं। फॉर एग्जांपल सर्जरी हुई है लेट से, तो कोई भी आप नॉर्मल भी आप देखोगे कि अगर कोई स्टिच भी हैंड पे लगा है तो वहाँ पे पानी हाँ, लगना मना obviously, रहता है जी। ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। तो Right. दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग कि 12 दिन तक उनको हेड वॉश नहीं करना है, बट 12 डेज आफ्टर वो डेफिनेटली नॉर्मल रूटीन फॉलो कर सकते हैं। नॉर्मल रूटीन मैंने मतलब सुना है नॉर्मल लाइक हेड वॉश। सनलाइट में भी नहीं आना चाहिए नहीं, किसी ऐसा को। नहीं है। सनलाइट इज नेसेसरी क्योंकि सनलाइट आपको विटामिन D3 देता है, तो वो डेफिनेटली आपके हेयर्स के लिए नेसेसरी। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था मित्तल मुझे कि साउथ के लोगों के बाल मैम इतने अच्छे क्यों होते हैं? तो साउथ के लोगों के बाल इतने अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि वहां पे आप देखोगे तो सन एक्सपोजर ज्यादा है, एंड Okay. उनका जब भी आप वाइटल टेस्ट कराएंगे तो उनका विटामिन D3 काफी अच्छा होता है, जिसकी वजह से उनको हेयर ग्रोथ बेटर होती है। या अगर अभी आप देखिए जो अभी चेंजेस आ रहे हैं एरा में, जैसे सिटीज में आप देखोगे कि सन एक्सपोजर इतना नहीं है क्योंकि फ्लैट सिस्टम आ गया है, तो लोग उतना धूप नहीं ले रहे हैं, तो आप देखोगे हेयर फॉल का भी कंसर्न बढ़ गया है। विटामिन D3 सबकी कम रहती है, जबकि यहीं आप विलेजेस में जाएंगे, आप उनके वाइटल टेस्ट कीजिए तो विटामिन D3 उनका काफी बेटर रहता है। यही रीजन है कि उनके हेयर्स काफी बेटर रहते हैं, और लोग बोलते हैं कि गाँव में तेल लगाया जाता है हाँ। एंड दैट्स व्हाई द हेयर्स आर गुड। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो विटामिन D3 का है जो जरूरी होता है, और हमारा सनलाइट एक्सपोजर एक 15 मिनट का मॉर्निंग का होना चाहिए। मैम आपने अच्छा पॉइंट निकाला सिटीज का। तो अभी जैसे हम कई मेट्रो सिटीज में देखते हैं या टायर 1 सिटीज में देखते हैं, तो वहाँ पे ज्यादा इश्यूज आते हैं हेयर लॉस के कंपैरेटिव टू टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। राइट राइट राइट, ये भी आपने एक अच्छा पॉइंट रखा है कि सिटीज में हेयर लॉस डेफिनेटली ज्यादा हो रहा है। उसका काफी सारा रीजंस है, नॉट ओनली अ सिंगल रीजन, लेकिन जो कुछ मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। पहला तो पॉल्यूटेंट डर्ट डस्ट का एक्सपोजर काफी ज्यादा है। अगर हम सिटीज की बात करें तो पॉल्यूटेंट डर्ट डस्ट को जो रिकवर करने के लिए जो प्लांट्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा कम है कंपैरेटिव टू द विलेज। देखिए, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ये एक तरीके का एयर प्यूरिफायर है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन हमको देते हैं। बट अगर हम प्लांट्स कट कर रहे हैं तो जो पॉल्यूटेंट डर्ट डस्ट प्रेजेंट है तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए कोई चीज नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि सिटीज में डिसीजेस भी ज्यादा हैं, लंग डिसीजेस भी ज्यादा हैं। आप देखोगे काफी सारे पेशेंट को लंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं ड्यू टू दिस पॉल्यूटेंट डर्ट डस्ट का एक्यूमुलेशन जो सिटीज में। एग्जैक्टली सारे जितने भी एयरबॉर्न डिसीज है, राइट, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, वो काफी ज्यादा हो रहे हैं। और सेकेंडली अगर आप देखोगे तो सिटीज में जो लाइफस्टाइल है लोगों का वो काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल है और काफी ज्यादा डिफरेंट है विलेजेस को लेके। विलेजेस में आप देखेंगे तो उनका एक सन एक्सपोजर रहता है, उनका एक पर्टिकुलर टाइमिंग रहता है, उनका अगर आप स्ट्रेस हार्मोन भी अगर आप टैली करेंगे तो विलेजेस में स्ट्रेस हार्मोन काफी ज्यादा रिड्यूस्ड रहता है, और अगर सिटीज की बात करें तो स्ट्रेस हार्मोन काफी ज्यादा इंक्रीज रहता है। बिल्कुल भागती हुई चीजें, आप सोच नहीं सकते 10 सेकेंड कि आपको अभी दूसरा काम करना है। सो ऑब्वियसली काफी सारी चीजें जो इम्पैक्ट कर रही हैं, एंड दैट्स अ गुड क्वेश्चन एंड दैट्स अ वैलिड पॉइंट कि सिटीज में ज्यादा हेयर फॉल दिखता है। जी मैम। एंड मैम जैसे कि आपने ट्रांसप्लांट के बारे में बताया, तो कौन से एज में ये मैक्सिमम पाया जाता है, ये बता पाएंगे? ओके, ये भी आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर हम कौन से एज में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो देखिए, एज जो ऐसे रेकमेंड की गई है वो तो हेयर लॉस पे रेकमेंड की गई है। जनरली अगर हम देखें तो अंडर 20s जो है वो हेयर रिकवरेबल रहता है। अगर किसी को कॉर्नर हेयर लॉस भी हुआ है लेकिन पेशेंट अंडर 20 है, अगर एरिया भी रूटलेस हो चुका है, तो कुछ ऐसे मेडिसिन है जैसे कि फेनेस्ट्राइड हो गए जो कि एक DHT ब्लॉकर है, ड्यूटास्टेराइड हो गए, उससे हम रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर 20 के आफ्टर कोई एरिया रूटलेस हो रहा है, कॉर्नर्स पे हेयर्स नहीं है और एरिया टोटली रूटलेस हो चुका है, तो डेफिनेटली हम उनको ट्रांसप्लांट के लिए प्रोसीड करने के लिए बोलते हैं। तो बेसिकली 21 to 50, 55 के भी कुछ पेशेंट्स आते हैं। ओल्ड एज पेशेंट्स में मैं जनरली ट्रांसप्लांट रेकमेंड नहीं करती 60-70 के एजेस में। जब मेरे पास केसेस आते हैं तो आई एज अ डॉक्टर ऑलवेज से नो, द रीजन बीइंग दैट कि काफी सारे वाइटल्स रहते हैं जो इफेक्ट करते हैं। जैसे अगर आप उनका ECG चेक करेंगे तो वो काफी फ्लक्चुएटेड आता है, अगर आप उनका एक्सरे रिपोर्ट निकालेंगे तो वो भी काफी डिफरेंट रहता है। तो रिस्किंग योर लाइफ जस्ट फॉर हेयर्स एट द एज ऑफ 60, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करती पेशेंट्स को। राइट। यस। तो मैम यही मेरा एक और क्वेश्चन है कि जो भी कई बार जैसे हम घर का पानी यूज करते हैं तो बोर वाटर जिसको हम कहते हैं, तो वो भी एक रीजन होता है, या कई बार हम एक्सेसिव जिम करने से भी कई बार लोग बोलते हैं कि हेयर लॉस होता है। क्या ये मिथ है कि ये फैक्ट है?
ये एक तरीके से फैक्ट है अगर मैं जिमिंग की बात करूं तो, और अगर मैं बोर वाटर की बात करूं तो वो भी एक तरीके का फैक्ट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो बोर वाटर होता है जिसको हैंडपंप का पानी भी लोग बोलते हैं, तो उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट ज्यादा रहते हैं, वो बेसिकली हार्ड वाटर में काउंट होता है। तो बेसिकली वो वाटर कल्प्रिट नहीं है। वाटर के साथ अगर आप सोप यूज कर रहे हैं या सल्फेट वाला शैम्पू यूज कर रहे हैं तो वो कॉम्बिनेशन फॉर्म करता है कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट, तो वो कॉम्बिनेशन की वजह से आपकी हेयर और स्किन डैमेज होती है। अगर आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली, अगर आप हार्ड वाटर भी यूज कर रहे हैं तो भी वो आपकी हेयर और स्किन को डैमेज नहीं करेगा। तो इवन इफ यू आर यूजिंग हार्ड वाटर, गो फॉर अ सल्फेट फ्री शैम्पू। तो जनरली मैं वही रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप बोर का पानी यूज कर रहे हैं या हैंडपंप का पानी है तो सल्फेट फ्री शैम्पू आपको हमेशा रिकमेंडेड रहेगा। सल्फेट फ्री शैम्पू इजीली अवेलेबल है लाइक नॉर्मल मार्केट में, कि स्पेसिफिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही हमें करना चाहिए? देखिए, अगर आप हेयर लॉस फेस कर रहे हैं, हेयर फॉल फेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको शैम्पूज लेने चाहिए ताकि आपका हेयर फॉल स्टॉप हो। बट सल्फेट फ्री शैम्पू मार्केट में भी अवेलेबल है। अगर आप फार्मास्यूटिकल्स में भी जाते हो तो काफी सारे शैम्पूज है, जैसे कॉस्मो के हो गया, AHA शैम्पू हो गया, तो वो सारे सल्फेट फ्री शैम्पू है। मैम क्या होता है, कई बार आम लोगों को पता नहीं होता, हमें जनरल बेसिक 3-4 नेम्स पता होते हैं जो कि यूजुअली लोग बाय करते हैं, या जिनका हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, बेस्ड ऑन दैट एडवर्टाइजमेंट वी से कि आई वांट दिस शैम्पू। बट अगर आप जाके उनको बोलेंगे कि आई नीड अ सल्फेट फ्री शैम्पू, तो दे आर एजुकेटेड हु आर सेलिंग, तो दे विल बी प्रोवाइडिंग विद द सल्फेट फ्री शैम्पू। जैसे मैंने 2-3 ब्रांड्स भी अभी डिस्कस किए कि कॉस्मो क्यू है, AHA शैम्पू है, जॉयगन वॉल्यूमा शैम्पू है, दिस आर ऑल द सल्फेट फ्री शैम्पू। और अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो गो फॉर अ बेबी शैम्पू, दैट इज जॉनसन्स बेबी शैम्पू या हिमालय का बेबी शैम्पू, दैट इज ऑल्सो सल्फेट फ्री। यस, दैट इज ऑल्सो सल्फेट फ्री। अभी ट्रांसप्लांट के बाद हम पेशेंट को वही रिकमेंड करते हैं कि गो फॉर अ सल्फेट फ्री शैम्पू, तो बेसिकली वी रिकमेंड जॉनसन्स बेबी शैम्पू, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है। ऑल एजेस, क्योंकि सल्फेट 0 है उसमें, और ट्रांसप्लांटेड है ऐसे, न्यू है ऐसे, तो हम नहीं चाहते कि थोड़ा भी सल्फेट जाए, तो यू कैन गो फॉर दैट जॉनसन्स बेबी शैम्पू डेफिनेटली। बिकॉज मैम ये मेरे लिए बहुत लाइक न्यू थिंग है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है, मुझे आई हैव लिमिटेड नॉलेज ऑन दिस, बट बेबी शैम्पू जनरली हमने जो एड्स देखे हैं बेबीज के लिए रिकमेंड किया जाता है, लेकिन अगर आप किसी भी हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पे जाएंगे तो उनको आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट बेबी शैम्पू ही रिकमेंड करते हैं, एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि दैट इज द बेस्ट शैम्पू, क्योंकि वो टीयर फ्री होता है, पैराबेन फ्री होता है, उसमें PPD PTD नहीं होता। मतलब ये सारे जो मैं केमिकल वर्ड्स यूज कर रही हूँ, ये बेसिकली आपके हेयर्स को हार्म करते हैं, तो ये सारी चीजें उसमें नहीं होती हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो इस हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं कि वो एक बेबी के लिए डिजाइंड है, तो उसमें सारे हार्श केमिकल्स नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर योर हेयर्स। वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। या जैसे अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो जिसमें ज्यादा झाग रहती है वो नहीं यूज करना है। एग्जैक्टली, क्योंकि जितना ज्यादा झाग उतनी ज्यादा सल्फेट। यस डेफिनेटली। एंड मैम वही मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कई कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं, लाइक सलॉन्स हैं या कोई कॉस्मेटिक ब्रांड की अगर मैं बात करूं, तो दे यूज टू से कि आप विग लगा लो, या हेयर विग का काफी यूजेस दिखाते हैं, या कई आप प्लेटफॉर्म पे देखेंगे जहाँ फंड रेजिंग करते हैं, वहां पे भी विग को लेके काफी हाइप किया हुआ है, तो वो अच्छा है या वो एक साइड इफेक्ट के रूप में यूजर को फील होता है? अभी आई थिंक रिसेंटली ही मेरे पास 3 ऐसे केसेस आए थे जो कि काफी टाइम से विग वेयर कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनको काफी ज्यादा फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, क्योंकि जो भी आपको जो विग लगाया जा रहा है दैट इज बीइंग फिक्स्ड बाय अ ग्लू, और वो ग्लू आपके स्किन पे स्टिक की जाती है, तो वो काफी टाइम तक स्टिक हो रही है, एंड इनसाइड द स्किन क्या बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है, क्या फंगल ग्रोथ हो रही है, यू आर नॉट वॉशिंग योर हेयर्स फॉर 15 days, समटाइम्स 1 month, किसी को जाने का टाइम नहीं होता है। जैसे एक पेशेंट है, ही इज 52 years old, तो उनका ऐसा है कि डॉक्टर मेरा रूटीन इतना ज्यादा होता है कि मैं 3 महीने में विग निकलवाने जाता हूँ और मैं खुद से वो निकालता नहीं हूँ, उन्होंने मुझे ग्लू दिया है, तो आफ्टर 3 months ही विजिटेड एंड देयर वर अ लॉट ऑफ फंगल इन्फेक्शंस, इचिंग, इरिटेशन, कुछ केसेस में मैंने ये भी देखा है कि इचिंग इतनी ज्यादा सिवियर होती है कि ब्लीडिंग होने लगती है स्कैल्प से। तो डेफिनेटली मैं तो विग्स एज अ डॉक्टर आई डोंट रिकमेंड टू गो फॉर विग, क्योंकि अभी के जितने भी विग आ रहे हैं दैट आर बीइंग पेस्टेड बाय अ ग्लू, एंड उससे आपकी स्किन काफी ज्यादा डैमेज होती है। ऑब्वियसली मैम, अगर आप 3 month बता रहे हैं तो मतलब 3 month आपके रूट पे नो वाटर, Exactly. No water, no cleansing, and the area is being covered. वो स्टिक है, कोई अदर चीज आपके स्कैल्प से कंटिन्यूअसली स्टिक है, और आपके स्कैल्प के अंदर जो भी इन्फेक्शन चल रहा है वो ना आप देख सकते हैं ना
कोई और देख सकता है ऑब्वियसली। इवन इफ दे आर कमिंग टू अस, वी आर लाइक कि ये निकलवा के आइए, तो वो खुद से भी रिमूव नहीं करा पाते। दे आर लाइक डॉक्टर मुझे जाना पड़ेगा, राइट, एंड देन आई हैव टू रिमूव एंड देन आई हैव टू कम टू यू, ऐसा। ओके। एंड मैम आजकल ये वर्ड काफी पॉपुलर है, लाइक मैक्सोडिल। तो ये मिनॉक्सिडिल, राइट। मिनॉक्सिडिल वर्ड काफी फेमस है। तो ये इसका क्या क्वांटिटी एंड व्हाट इज मिनॉक्सिडिल? मिनॉक्सिडिल की बेसिकली हम बात करें तो ये एक FDA अप्रूव ड्रग है जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अप्रूव किया गया। अच्छा, मैं थोड़ा ये बताना चाहूंगी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक इंटरनेशनल लेवल पे एक एडमिनिस्ट्रेशन है जो डिसाइड करते हैं कि कौन सी मेडिसिन हमको देनी चाहिए पेशेंट्स को, कौन सी नहीं देनी चाहिए। तो अनलेस एंड अनटिल समथिंग इज नॉट FDA अप्रूव्ड, आप उसको डायरेक्टली ऐसा रिकमेंड नहीं कर सकते ये क्लेम करके कि ये वर्क करेगी। तो मिनॉक्सिडिल 5% इज अप्रूव्ड बाय FDA, लेकिन लोग इसका मिस यूज कर रहे हैं। सम आर यूजिंग 10%, सम आर यूजिंग 20%। कुछ ऐसे ऑयल्स भी आए हैं मार्केट में जो अभी मैं काफी सुन रही हूँ कि तेल लगाए एंड बाल उग आए, तो उसमें 20% मिनॉक्सिडिल मिक्स है। I won't be taking the name, you must be knowing. There are many oils अभी जो मार्केट में काफी फेमस हैं कि हम ऑयल लगा रहे हैं और हमारा उसमें से ग्रोथ हो गया, लोग काफी लंबे बाल लेके इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। मैं उस पे आऊंगा, राइट, बट उस पे भी रिसर्च किया गया है तो जो FDA अप्रूवल है वो 5% मिनॉक्सिडिल का है फॉर मेल्स, और वो भी उस केसेस में जिसमें बाल्डनेस प्रेजेंट है, यानी बेसिकली लेम लैंग्वेज में बोलो तो गंजापन है। अगर आपको हेयर फॉल इतना हो गया है कि विजिबल बाल्डनेस है तो यू कैन गो फॉर मिनॉक्सिडिल डेफिनेटली, बट विद द कंसल्टेंसी ऑफ अ डॉक्टर, क्योंकि कुछ लोग मिनॉक्सिडिल से एलर्जिक होते हैं। मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद रैशेस डेवलप हो जाते हैं, इचिंग इंक्रीज हो जाती है। तो डेफिनेटली कंसल्टेशन के बाद आपको कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए जाना चाहिए। ये एक डिफरेंस रहता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में। जैसा कि हम मेडिसिन को लेते हैं कि विदाउट कंसल्टिंग वी कांट टेक मेडिसिन, वैसे ये सारी चीजें हैं। अगर आप कोई हेयर्स पे कुछ यूज कर रहे हैं, स्किन पे कुछ यूज करें, तो ऑलवेज कंसल्ट करें एंड देन गो फॉर द ट्रीटमेंट। तो मैम ये नॉर्मली आप अप्लाई करते हैं कि इसके कुछ प्रोसेसेस हैं कि ये ऐसे अप्लाई करना चाहिए या इतने क्वांटिटी इतने mg में करना चाहिए? क्वांटिटी में अप्लाई करना चाहिए, जैसे कि 1 ml 2 ml वो आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि कितना एरिया है, इज इट द कॉर्नर्स, इज इट द फुल हेड, और कितना % आपको यूज करना है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर मान लो किसी को कॉर्नर हेयर लॉस है तो 1 ml आपको अप्लाई करना है 5% ओनली एट द नाइट टाइम, और डायरेक्टली अप्लाई करके आपको स्लाइट मसाजिंग करनी है, जस्ट दैट। तो वो डिपेंड करता है कि कैसा हेयर लॉस पैटर्न है, तो उस अकॉर्डिंग वी रिकमेंड। एंड मैम एक मेरा क्वेश्चन है कि कई मेरे फ्रेंड्स हैं जैसे जिनको डेंगू हो गया था, तो उनको एक माइंड में फियर हो गया कि बिकॉज एट दैट टाइम आई हैव हर्ड कि हेयर लॉस ज्यादा होते हैं। यस, तो फिर क्या उसके लिए ज्यादा टेंस हो जाना चाहिए या उसको लोड लेना चाहिए, स्ट्रेस लेना चाहिए कि डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, और एल्स कि हमें उसको एज इट इज छोड़ देना चाहिए एंड when the 3 months or the duration gets over then you will get your hair back? अगर आप देखें तो काफी सारे वायरल इन्फेक्शंस ऐसे हैं, जैसे हम डेंगू की बात करें, टाइफाइड की बात करें, तो इन सब में हेयर लॉस काफी कॉमन देखा गया है, क्योंकि आपके प्लेटलेट में चेंजेस आ जाते हैं। आपके बॉडी का जो प्लेटलेट रहता है, जो रेजुविनेशन का वर्क कर रहा है, वो रिड्यूस हो जाता है। लेकिन वंस द प्लेटलेट गेट्स रिकवर्ड तो आपका हेयर रीग्रो हो जाता है। मतलब लोगों का एक मिथ है कि बाल निकल गए तो दोबारा नहीं आएंगे, बट ये मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगी कि जैसे आप आईब्रोज प्लक करते हो और वो दोबारा आ जाते हैं, तो ये चीज रूट से हेयर लॉस नहीं हो रहा है। ये चीज जो है ये सिर्फ आपकी शाफ्ट ब्रेक हो रही है, तो दैट विल रीग्रो। हाँ, कुछ केसेस में रीग्रोथ नहीं होते हैं, तो आप वेट कीजिए 1 to 2 months, अपना डाइट बेटर कीजिए। अगर आपको रीग्रोथ नहीं दिख रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर सम थेरेपीज लाइक PRP थेरेपी, क्योंकि प्लेटलेट कम हो गया था इसलिए हेयर फॉल हो रहा था, तो हम आपका ओन ब्लड लेके आपके प्लेटलेट्स अलग करके स्मॉल इंजेक्शंस के थ्रू इंजेक्ट करते हैं प्लेटलेट्स, ताकि आपका हेयर जो है वो रीग्रो हो जाए। तो डेफिनेटली पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, राइट। और 2 months वेट करें Exactly, and then exactly. you see the result. Exactly. And if not, then consult a doctor. Yes, and then definitely you can consult. Yes. और मैम जैसे आपने बोला कि कई मैं एक नाम लूंगा, आदिवासी हेयर ऑयल काफी चल रहा है। I was not taking the name because okay, yeah, but that is the oil. बट क्या वो मैम जो इतना लाइक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज को बुला रहे हैं, देखिए तो क्या वो मैम उतना इम्पैक्टफुल है कि जो बड़े बड़े, क्योंकि सेलिब्रिटीज क्या है, मे बी दे आर नॉट यूजिंग इट बट दे आर रिकमेंडिंग यू। Exactly. Whether it's a good thing or not. देखिए, अगर मैं ऑयल की हिस्ट्री में जाऊं तो ऑयल का कॉन्सेप्ट बेसिकली कब आया था कि ऑयल
ऑब्वियसली आप ड्राई मसाजिंग नहीं कर सकते आपका हेयर्स को या किसी भी चीज को, आप ड्राई मसाजिंग नहीं कर सकते स्कैल्प को। तो ऑयल का कॉन्सेप्ट कब आया था कि ऑयल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है एंड मसाजिंग में हेल्प करती है। कुछ कंटेंट्स होते हैं ऑयल में जो आपके डेफिनेटली अगर हेयर फॉल हो रहा है तो उसमें थोड़ा हेल्प आउट करेगा, बट नॉट इन द रीग्रोथ। जो वो क्लेम कर रहे हैं कि आपका हेयर बिल्कुल भी नहीं था, एरिया रूटलेस था एंड रीग्रोथ हो गई, तो अनलेस एंड अनटिल द थिंग इज नॉट अप्रूव्ड बाय FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने डेफिनेटली उनको अप्रूव नहीं किया है, तो वो रीग्रोथ के लिए नोन नहीं है। जैसे कि आप, मैंने एक 2-3 एड्स देखे थे जिसमें ऐसा कहा गया था कि बाल बिल्कुल भी नहीं है एंड यू आर अप्लाइंग दिस ऑयल एंड विद इन 1 मंथ आपके बाल आ गए, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो जो क्लेम है दैट इज रॉन्ग। एग्जैक्टली, ऑयल कैन हेल्प। आपका हेयर फॉल हो रहा था, आप मसाजिंग स्टार्ट करते हैं, डेफिनेटली ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, उसमें कुछ कंटेंट्स ऐसे हैं जिनका टॉपिकल एब्जॉर्प्शन होता है, तो थोड़े चेंजेस आपको हेयर फॉल में दिख सकते हैं, बट नॉट इन द रीग्रोथ डेफिनेटली। तो द थिंग दैट यू आर क्लेमिंग अप टू द मार्क वो होनी चाहिए कि एक्चुअल रिजल्ट्स क्या हैं एंड नॉट सम फेक क्लेम्स कि आपको बिल्कुल भी बाल नहीं थे एंड यू आर अप्लाइंग दैट। एंड देन मेरे को एक पेशेंट विजिट किए थे, वो आई थिंक 1 ईयर हो गया उनको आदिवासी ऑयल लगाते हुए। द पेशेंट इज 53 ईयर्स ओल्ड और उन्होंने मुझे बताया कि बिल्कुल भी मैं बाल्ड था, और जब उनके आदिवासी ऑयल जो भी सप्लाई करे उनसे फोन पे बात हुई तो वो बोले 1 साल में आपके पूरे बाल आ जाएंगे, और ही वाज लाइक डॉक्टर अब तक नहीं आए। तो मैंने बोला नहीं आएंगे सर, क्योंकि एरिया रूटलेस हो चुका है। अभी मतलब एक लेम लैंग्वेज एक्सप्लेन करूँ तो मान लीजिए यहाँ पे पेड़ की जड़ नहीं है, आप खाद पानी दोगे तो उसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे पेड़ आ जाएगा, रूट इज नॉट देयर। एग्जैक्टली, तो इफ द एरिया इज रूटलेस नथिंग कैन बी डन, तो दैट इज सम ऑफ द फॉल्स क्लेम्स। बट ये चीज सेलिब्रिटीज को भी समझनी चाहिए, बिकॉज ऑफ few bucks you are creating misconception the thing in the that market. is working in the market is definitely marketing gimmick जिसको बोलते हैं right. कि एक तरह से people right now in today's time are after money. If you are giving someone money to speak कि हाँ ये सही है, they will say ये सही है. Obviously that's the thing, and right. they are getting lakhs rupees, so they are telling कि हाँ ये सही है, even if they are not using it. But मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो सेलिब्रिटी की एक इमेज है मार्केट में, तो उनको एटलीस्ट ये चीजें डिसाइड करनी चाहिए कि कितने हद तक वो चीजों का क्लेम कर रहे हैं right. और किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। उतनी अवेयरनेस नहीं है, जिस दिन अवेयरनेस हो जाएगी दे स्टार्ट ट्रोलिंग देम, एज यू कैन से टोबैको ब्रांड्स एंड ऑल, सो पीपल यूज्ड टू ट्रोल। सो मैम मेरा एक ये है पॉइंट कि कई मिथ एंड फैक्ट्स के ड्यूरेशन पूछ रहा हूँ कि बोटॉक्स ट्रीटमेंट से ये कैंसर जनरेट होता है, ऐसा मैंने सुना है, तो ये इट्स अ मिथ और फैक्ट? इट्स डेफिनेटली अ मिथ, क्योंकि आप देखोगे बोटॉक्स ट्रीटमेंट ऑब्वियसली सारे सेलिब्रिटीज ने किया हुआ है। बोटॉक्स ट्रीटमेंट बेसिकली बोचुलिनम टॉक्सिन होता है। ये जितने भी आपके फेस पे रिंकल्स प्रेजेंट हैं या मान लीजिए फोरहेड लाइंस या नेज़ोलेबियल फोल्ड्स हैं, तो उसको स्टॉप करने के लिए और एजिंग को स्लो डाउन करने के लिए किया जाता है। इससे बिल्कुल भी कैंसर नहीं होता है। ये काफी पुराना ट्रीटमेंट है, FDA द्वारा भी अप्रूव ट्रीटमेंट है एट अ पर्टिकुलर डोसेज। हाँ, अगर आप बोटॉक्स ट्रीटमेंट काफी ज्यादा ले लेते हैं तो फेस फ्रीज हो जाता है, मतलब यू वोंट बी एबल टू स्माइल। जैसे आपने कुछ सेलिब्रिटीज को देखा होगा जिनके बाद में स्माइल काफी खराब हुई, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव बोटॉक्स। बट बोटॉक्स से कैंसर नहीं होता है। कैंसर बेसिकली कार्सिनोजेनिक कंटेंट से होता है, जो कैंसर कॉजिंग कंटेंट है। तो डेफिनेटली जैसा कि आपने पूछा कि बोटॉक्स से कैंसर, तो नहीं होता है ऑब्वियसली। तो मैम कई सेलिब्रिटीज के जैसे आप देखते हैं कि फेस डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, रेयरली ऐसे फ्यू एग्जांपल्स हैं जो फेस डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं ड्यू टू लिप फिलर्स और ड्यू टू एनी ऑफ द सर्जरी। दैट इज बिकॉज़ ऑफ द रॉन्ग इंजेक्टिंग ऑफ फिलर्स। वो आपने सही बोला। तो ये मतलब ये एक्सेप्शनल केसेस हैं कि ये प्रिकॉशंस लाइक नहीं लेने की वजह से होते हैं, या ये कुछ पेशेंट्स में ऐसे आई वुड से मेटाबॉलिज्म या स्किन डिजीजेस की होने की वजह से होते हैं, या आफ्टर ट्रीटमेंट इश्यूज होते हैं? आफ्टर ट्रीटमेंट इश्यूज होते हैं डेफिनेटली, जो लास्ट पॉइंट आपने बोला, और वो आपके इंजेक्टर आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है। अगर आपका डॉक्टर आपको बोल रहा है कि मान लीजिए आपको फिलर्स चीक्स पे नीडेड है, तो कुछ सेलिब्रिटीज को आप देखोगे कि वो हैप्पी नहीं होते हैं। कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कराने के बाद एक तरीके का जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है, मैं उसकी बात करूंगी। जैसे हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं जो पहले लिप फिलर्स कराते हैं एंड देन आफ्टर 2 months दे आर लाइक और फिल करो एंड देन वी आर लाइक कि नहीं, आपको वो समझ नहीं आ रहा है कि दैट विल बिकम सो मच बिग एंड
वो बाद में आपको बेटर नहीं लगेगा। तो ये उनकी साइकोलॉजी हो जाती है कि अगर मैं ज्यादा फिलर्स लूंगी तो आई लुक मोर गुड, अगर मैं ज्यादा चीक फिलर्स लूंगी तो आई लुक मोर गुड, अगर मैं ज्यादा बोटॉक्स लूंगी तो आई लुक मोर गुड। तो ये सारी चीजें होती है। तो एक डॉक्टर को वो चीज पता होना चाहिए कि कब आपको स्टॉप करना है गिविंग द फिलर ट्रीटमेंट टू योर पेशेंट इवन इफ दे आर डिमांडिंग मोर। तो काफी सारे सेलिब्रिटीज जो आप देखोगे जिनका फेस बहुत हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव फिलर्स, हाँ मैम, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा फिलर्स ले लिए, काफी ज्यादा बोटॉक्स ट्रीटमेंट ले लिए। तो इफ मतलब मैं सारे ही ट्रीटमेंट्स की बात करूंगी, अगर आप सारे ट्रीटमेंट्स को कंट्रोल्ड वे में लेते हो तो द ट्रीटमेंट विल बी गुड। इफ एनीथिंग गोज इन द अनकंट्रोल्ड वे, दैट गोज इन द अनकंट्रोल्ड वे। एंड वो एक्सपर्ट भी उस तरीके के होने चाहिए जो उनको सही एडवाइस करें। एग्जैक्टली। तो वो एक साइकोलॉजिकल मैम ये लाइफ लॉन्ग चलता है आपके साथ। एक बार बिकॉज ये लाइफ इज वन, तो एक बार आपने वो चीज आपके अक्वायर हो गई बॉडी में, तो यू फेस लॉट ऑफ ट्रोलिंग एंड आपका सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है एंड लो कॉन्फिडेंस होता है बिकॉज ऑफ दैट। हाँ, क्योंकि आप ऑल टाइम कैमरा को फेस करो तो ऑब्वियसली एस्थेटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आज के टाइम पे लोगों के लिए, क्योंकि आप देखोगे कि एवरीवन इज इन यूट्यूब, एवरीवन इज इन इंस्टा चीजों के लिए। आप तो एस्थेटिकली पीपल वांट टू बी मच मोर प्रिपेयर्ड, पीपल वांट टू लुक मोर यंग। तो इसके लिए दे थिंक जो उनको पता है, क्योंकि काफी सारे लोगों को पता नहीं कि अदर ट्रीटमेंट्स भी हैं, बोटॉक्स और फिलर्स ही ट्रीटमेंट नहीं है, पीआरपी ट्रीटमेंट भी है जो काफी आपके फेस को नेचुरल लुक देगा, जिसको हम फेस पीआरपी बोलते हैं। काफी सारे हाईफू ट्रीटमेंट्स भी हैं जिसमें आपको फेस पे कुछ इंजेक्ट नहीं कराना पड़ेगा, स्टिल यू लुक यंगर। काफी सारे फेशियल एक्सरसाइजेस भी हैं, फेस योगास भी हैं दैट यू कैन डू टू मेंटेन योर फेस। बट पीपल आर लाइक कि ठीक है, अभी हमने ये दो चीज सुनी है, बोटॉक्स एंड फिलर्स, तो डॉक्टर बोटॉक्स कर दो, फिलर्स कर दो। एंड उनको ऐसा लगता है कि जितना रिपीट करेंगे उतना ज्यादा यंग रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है। ये ठीक है मैम, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। Thank you so much, Mitul. Nice talking to you. Yeah, same here.